हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद टीम बनारस में। आइए आज देखते हैं 21 दिसंबर 2021 को सीटेट के प्राइमरी लेवल के हुए पेपर को। इसमें हम डिस्कस करेंगे आज सीटीपी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्या सहित। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, विकास है। विकास क्या है? एक आयामी, एक दिशी या विकास में बदलाव किया जा सकता है। यह विकास आनुवंशिकता द्वारा पूर्ण रूप से निर्धारित होती है। तो विकास क्या है? विकास एक आयामी होता है? जी नहीं, विकास बहुआयामी होता है या मल्टी डायमेंशनल होते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं कि विकास के चार आयाम होते हैं। विकास चार प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास आ जाएगा इसके अंतर्गत। फिर दूसरा ऑप्शन है कि विकास एक दिशी होता है। जी नहीं, विकास एक दिशी नहीं बल्कि बहुदिशी होता है, यानी कि मल्टी डायरेक्शनल होता है। तीसरा ऑप्शन है, विकास में बदलाव किया जा सकता है। हाँ, सही बात है कि विकास में बदलाव किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं कि जैसे वर्तमान में किसी भी व्यक्ति के पास जितना भी नॉलेज है, वह लर्निंग के द्वारा अपने नॉलेज को और भी ज़्यादा सुधार कर सकता है, उसमें और भी ज़्यादा वृद्धि कर सकता है। तो विकास में बदलाव किया जा सकता है। चौथा ऑप्शन है कि आनुवंशिकता द्वारा पूर्ण रूप से निर्धारित होता है विकास। जी नहीं, विकास पर आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का ही प्रभाव होता है। या फिर ये कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है वह हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणनफल होता है। यानी कि विकास जो होता है वह आनुवंशिकता और वातावरण की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होता है। तो इसका सही जवाब होगा कि विकास में बदलाव किया जा सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि इनमें से कौन सा आनुवंशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि इनमें से कौन सा पूर्णतः आनुवंशिकी द्वारा निर्धारित होता है। तो आनुवंशिकता क्या होता है? ऐसे गुण जो हमें अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं, जो जेनेटिक होते हैं, जो स्थायी होते हैं, जिनमें परिवर्तन नहीं हो सकता है, उसे आनुवंशिकता कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है मित्रों का चयन। क्या मित्र हमें अपने माता पिता द्वारा प्राप्त होते हैं? क्या ये आनुवंशिक के गुण होते हैं? जी नहीं, ये तो इन्वायरमेंट के द्वारा प्राप्त होता है। ये हमारे मित्र कैसे होंगे, ये हमारे बिहेवियर पे, हमारी आदतों पर डिपेंड करेगा, हमारा हरकतों पर डिपेंड करेगा, ये इन्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। आंखों का रंग, जी हाँ, ये क्या होता है? यह आनुवंशिकता द्वारा प्राप्त गुण होता है। हमारे आंखों का रंग कैसा होगा, हमारे बालों का रंग कैसा होगा, और कुछ कुछ हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वह भी हमें आनुवंशिकता द्वारा प्राप्त होता है। तीसरा ऑप्शन है शैक्षणिक सफलता, यानी कि हम शिक्षा में जो सफलता प्राप्त करते हैं, चाहे कोई बच्चा पढ़ लिख के मास्टर बनता है या फिर कोई अफसर बन जाता है, तो क्या यह आनुवंशिकता द्वारा प्राप्त होता है, माता पिता द्वारा? जी नहीं, यह तो इन्वायरमेंट के द्वारा प्राप्त होता है कि बच्चे को कैसा माहौल मिला है, उसने कैसे पढ़ाई की है, उसने कितना मेहनत किया है। ठीक है, तो ये क्या है, ये इन्वायरमेंट द्वारा होता है डिसाइडेड। शिक्षा में रुचि भी कैसे डिसाइड होता है? हो सकता है जिस बच्चे को आज मैथ पढ़ना अच्छा न लगता हो, उसे कल को कोई मैथ का अच्छा टीचर मिल जाए तो उसका मैथ में इंटरेस्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एनवायरनमेंट का प्रभाव पड़ता है उस पर। इस पर आनुवंशिकता द्वारा कोई प्रभाव नहीं होता है। तो आनुवंशिकता द्वारा पूर्व निर्धारित क्या होता है, तो वह आंखों का रंग होता है आपका। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं? यानी कि जब बच्चा स्कूल में जाके सीखता है तो वह सीखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परिपक्वता, निष्क्रिय समाजीकरण या प्राथमिक समाजीकरण या फिर द्वितीयक समाजीकरण? तो देखिए, जब बच्चा परिवार में जन्म लेता है तभी से उसका समाजीकरण स्टार्ट हो जाता है, यानी कि उसे परिचय कराया जाता है, उसका पहले पालन पोषण कराया जाता है और सबसे पहले वो अपने माँ के बारे में जानता है और फिर माँ के माध्यम से वह सबके बारे में जानता है, घर के हर एक सदस्यों के बारे में। तो
बच्चे का जो प्राथमिक समाजीकरण होता है, प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है, वो कहाँ होता है? परिवार में होता है। ठीक है, अब जब परिवार से निकल के बच्चा जाएगा स्कूल में तो उसका क्या होगा? उसका होगा द्वितीयक समाजीकरण। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? द्वितीयक समाजीकरण। जब बच्चा सीखने के लिए पहली बार स्कूल में जाता है तो स्कूल कैसी संस्था हो जाएगी? उसका द्वितीयक समाजीकरण हो जाएगा। अगर निष्क्रिय समाजीकरण की बात की जाए, यानी कि बच्चा इसमें एक्टिव नहीं रहता है बल्कि वह पैसिव रहता है, वह कोई क्रिया नहीं करता है, अर्थात वह न तो सहपाठियों से मिलकर इस वक्त पढ़ाई कर रहा है, न क्लास में जा रहा है, बल्कि वह क्या कर रहा है? वह लाइब्रेरी में जाकर एकांत में बैठकर केवल अपने बुक को पढ़ रहा है। तो वह उसका कैसा होगा? निष्क्रिय समाजीकरण हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कोहलबर्ग के भौतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के भौतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर यानी कि सेकेंड लेवल के पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था यानी कि थर्ड स्टेज को क्या कहा जाता है? तो कोहलबर्ग ने नैतिकता के कुल 6 स्टेज दिए हुए हैं, 6 अवस्थाओं की बात की है। अगर यहाँ पर नैतिकता की बात की जाए तो नैतिकता वह होती है जो हमें यह बताती है कि क्या सही है क्या गलत है। बच्चों को बचपन से ही ज्ञान दिया जाता है कि बच्चों को चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, यानी कि उन्हें जो सही और गलत में पहचान बताया जाता है वही मोरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिकता का ज्ञान कहलाता है। तो कोहलबर्ग ने कुल 6 स्टेज दिए हैं जिसमें तीसरी अवस्था और दूसरे स्तर के बारे में पूछा है। तो जो आज्ञा पालन और दंड अभिविन्यास है यह आपका फर्स्ट स्टेज में आ जाता है। अच्छा लड़का और अच्छा लड़की अभिविन्यास यही आपका थर्ड स्टेज में आता है। यानी कि तीसरी अवस्था के दूसरे स्तर में क्या आता है? जब बच्चा केवल अपनी प्रशंसा सुनने के लिए, अपनी तारीफ पाने के लिए कोई कार्य करता है तो वह यानी कि गुड गर्ल या गुड बॉय बनने की प्रयास करता है कि वह अपने किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी विषय में इसलिए अच्छे नंबर लाना चाहता है क्योंकि वह अपने पेरेंट्स को दिखाना चाहता है कि वह अच्छा लड़का है। ठीक है, उनके द्वारा तारीफों को पाने के लिए कि उनका बेटा बहुत पढ़ने में अच्छा है, तो वह कोहलबर्ग के थर्ड स्टेज में आ जाएगा। अगर कानून और आदेश पालन अभिविन्यास की बात करें तो यह कोहलबर्ग के 4 स्टेज में आता है। और अगर सामाजिक समझौते और व्यक्तिगत आधार अभिविन्यास की बात करें तो यह कोहलबर्ग के 5th स्टेज में आता है। उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें और उस डाउट को पूछें। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाता है? जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाता है? समायोजन, आत्मसातीकरण, अनुकूलन या फिर संगठन? तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि स्कीमा क्या होता है। तो स्कीमा यानी कि जो कुछ हमारे माइंड में पहले से ही स्टोर है, जो भी नॉलेज या फिर किसी भी चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन या जानकारी हमारे दिमाग में पहले से ही स्टोर होता है, उसी को हम स्कीमा कहते हैं। जैसे हमने बिल्ली को देखा हुआ है, शेर को देखा हुआ है और अचानक से जब कभी वो हमारे सामने आता है तो हम उसे देखकर उसकी पहचान कर लेते हैं। तो यह क्यों हम उसकी पहचान कर पाते हैं? क्योंकि उसका जो फिगर है या उसके बारे में जो कुछ भी जानकारी वो हमें पहले से ही पता था। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो वर्तमान में स्कीमा हमारे दिमाग में है, ठीक है, असमर्थता के कारण हम उसे नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम नए स्कीमा की रचना कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? समायोजन कर रहे हैं कि आत्मसातीकरण कर रहे हैं कि अनुकूलन की संगठन? तो वह हो जाएगा आपका समायोजन, एकमोडेशन उसे कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अगर वहीं पर कह देता कि हमारे स्कीमा में हम कुछ नया चीज़ केवल ऐड कर ले रहे हैं, कुछ जोड़ ले रहे हैं, तब तो वह
आत्मसातीकरण हो जाता। किंतु जब ये कहा जाए कि हम स्कीमा में कुछ संशोधन कर रहे हैं, कुछ बदलाव कर रहे हैं या फिर उसके जगह पर कोई नई स्कीमा की रचना कर रहे हैं, तो वह फिर हमारा हो जाएगा समायोजन यानी कि एकोमोडेशन। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय या कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है। तो अभी ऊपर ही हम लोग इसके बारे में पढ़े कि हमारे माइंड में जो कुछ भी कोई कॉन्सेप्ट हो, कोई सूचना हो या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट का या फिर कुछ भी स्टोर हो, तो वो क्या कहलाता है, वह स्कीमा कहलाता है। तो यह क्या हो जाएगा, स्कीमा हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का उपयोग करती है और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है। जहाँ पर रश्मि क्या है, वो टीचर है जो कि अपने कक्षा के विद्यार्थियों को सीखने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए उन्हें विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के कार्यकलाप करवाती हैं और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए उनका अलग अलग ग्रुप भी बनवा देती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसका समर्थन करता है। तो जहाँ पर भी ग्रुपिंग की बात हो, विभिन्न क्रियाकलापों की बात हो और समूह द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने की बात हो, तो वहाँ पर कौन आ जाता है, वहाँ पर हमारे आ जाते हैं वाइगोस्की। तो यहाँ पर कौन आ जाएंगे, लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अगर सिगमंड फ्रायड की बात किया जाए तो इन्होंने मनो यौगिक नहीं, यहाँ पर मनो सामाजिक सिद्धांत, मनोलैंगिक सिद्धांत होगा। ठीक है, साइकोसेक्सुअल थ्योरी उन्होंने दिया है और ये ज़्यादातर इससे क्वेश्चन आपका यूपी टेट में बनता है। लॉरेंस कोहलबर्ग का बात किया जाए तो इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है और स्किनर यह व्यवहारवादी सिद्धांत है। इनसे भी यूपी टेट में ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी वाइगोस्की से सीटेट में ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पाढ़ का उदाहरण नहीं है। पाढ़ को इंग्लिश में स्केप फोल्डिंग कहते हैं। तो कौन सा स्केप फोल्डिंग का उदाहरण नहीं है। पहले हम लोग स्केप फोल्डिंग को समझ लेते हैं, पाढ़ होता क्या है। पाढ़ को इंग्लिश में टेम्परेरी हेल्प कहते हैं, यानी कि किसी को अस्थायी रूप से जब कोई सहायता दी जाए, यानी कि बच्चा जो कुछ करने में असमर्थ है, जैसे छोटा बच्चा है और वो साइकिल नहीं चला पा रहा है, तो उसके पिता द्वारा कुछ समय के लिए साइकिल को पकड़कर उसे चलाना सिखाया जाता है और जैसे ही बच्चा साइकिल चलाना सीख लेता है तो उसे छोड़ दिया जाता है, यानी कि कुछ समय के लिए उसे एक छोटा सा हेल्प दिया गया है जिसके द्वारा बच्चा क्या अब साइकिल चलाना सीख गया है। तो इसे क्या कहा जाएगा, स्केप फोल्डिंग कहा जाएगा। या फिर कोई बच्चा कलम नहीं पकड़ पा रहा है तो उसे कलम पकड़ने की एक प्रकार से स्टाइल या फिर विधि को बता दिया जाता है और अब वह बच्चा कलम पकड़ के लिखना सीख गया है। तो यह स्केप फोल्डिंग यानी कि पाढ़ कहलाएगा। तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा अनुकरण के लिए कौशलों का प्रदर्शन करना, ये स्केप फोल्डिंग का उदाहरण है। यानी कि एक प्रकार से जब कोई मॉडलिंग करता है, मॉडल उसे देखकर जो फॉलो करके सीखते हैं तो वह भी एक प्रकार से सहायता होती है। दूसरा है रटना। तो रटना स्केप फोल्डिंग का उदाहरण नहीं होता। जब हम किसी चीज़ को रट रहे हैं या फिर कोई रटवा रहा है तो ये किसी प्रकार की सहायता नहीं होती। ठीक है, हमेशा उसका कुछ ना कुछ मीनिंगफुल लर्निंग होना चाहिए, यानी कि उसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए। तीसरा है इशारे एवं संकेत। हिंट के द्वारा भी सिखाया जाता है। जब हमें कोई सवाल नहीं आता है तो हमारे टीचर्स द्वारा एक छोटा सा हिंट दिए जाने पर भी अगर हम उस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो वह क्या स्केप फोल्डिंग कहलाएगा। चौथा है सहपाठियों संग साझा शिक्षण, यानी कि जब हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर किसी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं या फिर जो कुछ नहीं आ रहा है हम उससे पूछ ले रहे हैं और उससे जो नहीं आ रहा है हम उससे बता दे रहे हैं, तो वो भी क्या होगा, स्केप फोल्डिंग ही कहलाएगा। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा, कौन सा उदाहरण नहीं है, तो रटना इसका उदाहरण नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्री पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। तो बहुआयामी परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहन, सामूहिक सहयोगिता, वेधन व दोहराव या प्रयोगात्मक। पहले हम जान लेते हैं कि एक संरचनावादी कक्षा की क्या विशेषता होती है। जब भी संरचनावादी कक्षा की बात की जाए तो वहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो एक्टिव होते हैं, यानी कि अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं।
बच्चे के साथ साथ टीचर भी एक्टिव होते हैं और वहाँ पर हमेशा मीनिंगफुल लर्निंग की बात की जाती है और हमेशा करके सीखने पर ज़्यादा बल दिया जाता है, प्रयोगात्मक शिक्षा पर बल दिया जाता है। तो इसमें जो पहला है ऑप्शन, बहुआयामी परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहन, यानी कि विभिन्न प्रकार के आयामों का प्रयोग करते हुए बच्चे को इनकरेज किया जाता है सीखने के लिए। तो ये तो सही जवाब है, ये संरचनावादी कक्षा का एक विशेष प्रॉपर्टी है। दूसरा है सामूहिक सहयोगिता, यानी कि बच्चों को ग्रुप में एक दूसरे की हेल्प करके सीखने की बात कही जा रही है, लर्निंग किया जा रहा है, तो इसमें भी बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट लेके सीखते हैं। तो ये भी संरचनावादी कक्षा का एक मुख्य विशेषता है। तीसरा है वेधन व दोहराव। तो दोहराव की बात की जा रही है, यानी कि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करके सीखने को कहा जा रहा है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, रोट लर्निंग, यानी कि रटने की बात की जा रही है। तो यह संरचनावादी कक्षा को किसी भी प्रकार से बढ़ावा नहीं देता है, तो ये गलत हो जाएगा। और चौथा है प्रयोगात्मकता, यानी कि प्रैक्टिकल पे बढ़ावा देने की बात की जा रही है, तो ये संरचनावादी कक्षा की एक मुख्य विशेषता है। तो इसका सही जवाब होगा वेधन व दोहराव संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया है? तो किसने किया है? चार्ल्स स्पियरमैन, अल्फ्रेड बिनेट या थियोडोर साइमन या फिर हावर्ड गार्डनर? तो हावर्ड गार्डनर ये किया हुआ है। हावर्ड गार्डनर ने सामान्य बुद्धि को नकारा है और इनके अनुसार बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है और इन्होंने बुद्धि के 8 प्रकारों की चर्चा की हुई है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक संरचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए? तो जब भी संरचनावादी कक्षा की बात की जाए तो उसमें हमेशा क्या होता है, बच्चा एक्टिव रहना चाहिए, वो हमेशा लर्निंग बाय डूइंग की बात उसमें की जानी चाहिए, यानी कि बच्चा क्रिएटिविटी से भरा होना चाहिए। कक्षा में क्रिएटिविटी ज़्यादा करवानी चाहिए, प्रैक्टिकल का ज़्यादा प्रयोग करवाना चाहिए। तो क्या संकलनात्मक मूल्यांकन की बात करनी चाहिए? तो इसमें जजमेंट की बात होती है, डायरेक्ट परिणाम पे पहुंचा जाता है, तो ये तो नहीं होगा। संरचनात्मक मूल्यांकन, हाँ ये सही जवाब है इसका, कि कैसा होना चाहिए संरचनावादी कक्षा में? संरचनात्मक मूल्यांकन, यानी कि क्रिएटिविटी से भरी होनी चाहिए। एक आयामी मूल्यांकन ये गलत है, हमेशा बहुआयामी होना चाहिए। मानकीकृत एवं एक समान मूल्यांकन ये भी गलत है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद, वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद क्या होता है? बच्चों के आत्म केंद्रितता का द्योतक है, बच्चों के क्रियाकलापों और व्यवहार का अवरोधक है, या जटिल कार्य करते समय बच्चे को इसके व्यवहार संचालन में सहायता देता है, या यह संकेत देता है कि संज्ञान कभी भी आंतरिक नहीं होता है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि वाइगोस्की के अनुसार निजी संवाद होता क्या है। निजी संवाद का मतलब कि जब बच्चा खुद से बातें करे, जब वो कोई चीज़, और ये कब होता है, ये अर्ली चाइल्डहुड में होता है, यानी कि जब बच्चा 3 से 6 वर्ष की अवस्था में होता है तब वह खुद से बातें करता है, और जब वो कोई चीज़ लिखता है या फिर कोई चीज़ करता है तो अपने आप से कहता है कि नहीं हाँ मैंने बहुत अच्छा लिखा, या फिर नहीं ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था। तो एक प्रकार से वो क्या करता है? तो पहला ऑप्शन है कि बच्चों में के आत्म केंद्रितता का द्योतक है। जी नहीं, ये ईगोसेंट्रिज्म की जो बात है ये जीन पियाजे ने कहा है। ये किसने कहा है? ये जीन पियाजे ने कहा है। बच्चों के क्रियाकलापों और व्यवहार का अवरोधक है? जी नहीं, वह अवरोधक नहीं है, बल्कि उसके क्रियाकलाप और व्यवहार को क्या करता है, एक प्रकार से इनकरेज करता है, उसे कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तीसरा है जटिल कार्य करते समय बच्चे को उसके व्यवहार संचालन में सहायता देता है। जी हाँ, जब भी बच्चा कुछ कार्य करता है और वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है तब भी वो एक प्रकार से बच्चे को अंदर से मोटिवेट करता है, ठीक है, उस चीज़ को करने में काफ़ी हेल्प करता है। यह संकेत देता है कि संज्ञान कभी भी आंतरिक नहीं होता है। यह संकेत देता है कि संज्ञान कभी भी आंतरिक नहीं होता। जी नहीं, गलत है। तो इसका सही जवाब क्या है कि निजी संवाद क्या करता है, जटिल कार्य करते समय बच्चे को उसके व्यवहार संचालन में सहायता देता है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। लड़कियों को गुलाबी कपड़ों और
गुड़ियों से जोड़ा जाता है, लड़कों को नीले कपड़ों एवं कारों से जोड़ा जाता है, यह किसको दर्शाता है? देखिए समाज में इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा ही प्रचलन है कि लड़कियों को गुलाबी कपड़े ज़्यादा पसंद होते हैं और लड़कों को कारों का काफ़ी शौकीन होता है। तो ये किसी किताब में नहीं लिखा है, ना ही यह पहले से फिक्स है। बस समाज में एक प्रकार से इन सब बातों का कह के प्रचलन कर दिया गया है, जो कि परंपरागत से चला आ रहा है। ठीक है, तो यह किस में आएगा? यह आपका जेंडर रूढ़िवादिता में आ जाता है। इसी को इंग्लिश में जेंडर स्टेरियोटाइप कहा जाता है। जब कोई चीज़ परंपरा से चली आ रही हो, यानी कि एक प्रकार से जब लड़के और लड़कियों का में भेदभाव किया जा रहा है और लड़कियों और लड़कों पे कोई चीज़ थोप दिया जा रहा है कि नहीं, हाँ जो लड़कियां हैं वो घर का काम करेंगी और लड़के जो है बाहर का काम करेंगे, लड़कियां घर संभालती है और लड़के बाहर का काम देखते हैं। आज भी ये परंपरा बनी हुई है कि अगर किसी के घर पे एक लड़का एक लड़की होती है तो लड़कियों को ये कह दिया जाता है कि नहीं तुम अपने छोटे भाई को संभालो, और उन्हें पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता है। तो ये क्या है? जेंडर रूढ़िवादिता चली आ रही है। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे? यहाँ आपके जेंडर स्टेरियोटाइप के अंतर्गत आ जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कथन ए कि शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित कर दे। उसका कारक है, रीजन दिया हुआ है कि जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चों के सीखने का अर्थपूर्ण द्योतक है। तो शिक्षा असफल हो जाती है, यानी कि जब बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि उन्हें जो ज्ञान दिया जाता है वह उसे ज्यों का त्यों फिर से टीचर के सामने रख दे, यानी कि टीचर उन्हें जो कुछ भी बताता है वह बिना अपना दिमाग लगाए, बिना अर्थ को समझे, बस उसे रट कर ज्यों का त्यों बोल दे, तो वहाँ पर सिस्टम फेल हो जाता है, यानी कि शिक्षा असफल हो जाती है, एजुकेशन फेल हो जाता है। ये एकदम सही जवाब है, क्योंकि हमारा एनसीएफ भी इस चीज़ को बात करता है कि बच्चों को समझने पर जोर देना चाहिए, उन्हें कोई चीज़ करके सिखाइए, न कि उसे रटना सिखाया जाए। यानी कि अगर बच्चा रट कर ज्यों का त्यों बोल दे रहा है तो वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम फेल हो जाता है। तो ये सही है। फिर दूसरा है, उसका रीजन दे रहा है कि जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चों के सीखने का अर्थपूर्ण द्योतक है। जी नहीं, अगर बच्चा को जो कुछ बताया जा रहा है वह फिर से वही चीज़ बोल दे रहा है तो रटने को मतलब इनकरेज कर रहा है, न कि वह उस चीज़ को समझ रहा है। तो वह किस प्रकार से उसका अर्थपूर्ण द्योतक हुआ? तो ये तो गलत है, यानी कि ए आपका सही है और बी आपका गलत है। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही है, जी नहीं। ए और आर दोनों सही है, जी नहीं। ए सही है और आर गलत है, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है? तो अभी हम लोग ऊपर भी डिस्कस किए हैं 2 प्रश्नों में, जब भी संरचनावादी कक्षा में बात की जाए तो उसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक्टिव होने चाहिए, और वहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग की बात की जाए, हमेशा क्रिएटिविटी की बात होनी चाहिए। तो क्या हो, कक्षा में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों निष्क्रिय यानी कि पैसे होने चाहिए? जी नहीं। छात्र क्रियाशील है परंतु अध्यापक निष्क्रिय है, ये भी गलत है। अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील है, जी हाँ, दोनों ही एक्टिव रहेंगे तभी संप्रेषण होगा और सीखने में ज़्यादा ही अच्छे से बच्चा सीख पाएगा। अध्यापक क्रियाशील है परंतु छात्र निष्क्रिय है, जी नहीं। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ये क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक अध्यापक एक कक्षा में अध्यापिका भिन्न जातियों के समूह वाले अधिगमकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकती है? क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक कक्षा में अध्यापिका भिन्न जातियों के समूह वाले अधिगमकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकती है? पहला, अपनी उन अवधारणाओं और पूर्वाग्रहों पर चिंता करके जो बच्चों के शैक्षिक अनुभवों को सीमित करते हैं। ये सही है। कोई भी टीचर होगा अपने उन कॉन्सेप्ट और पूर्वाग्रहों पर अगर वो चिंतन करें जो बच्चों के शैक्षिक अनुभव यानी कि शिक्षा में क्या करते हैं, एक प्रकार से
दखल डालते हैं या फिर उनके रुकावट बनते हैं और उसमें सुधार करता है जिससे बच्चे का विकास हो सके, उसके शिक्षा का विकास हो सके। तो ये सही जवाब है। दूसरा है कक्षा में बच्चों के अनुभवों की विविधता को सम्मिलित करके, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों को वरीयता दिया जाना चाहिए, उनके अनुभवों को भी शामिल किया जाना चाहिए। तो ये भी सही जवाब है। तीसरा है संस्था में समानता की मूल संस्कृति पर बल दें, यानी कि सभी के संस्कृति की क्या सम्मान की जाए। सही बात है। छात्रों को प्रोत्साहित करके कि वे स्वयं को मानकीय पाठ्यक्रम के अनुकूल बना ले। जी नहीं, बच्चों को केवल पाठ्यक्रम से ही नहीं जोड़ के रखना चाहिए, बल्कि उनके अंदर क्रिएटिविटी भरनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो सही है कौन सा, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि रमणीक की कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है। दृष्टिबाधित से मतलब ऐसा छात्र जिसे देखने में समस्या होती है। एक समावेशित कक्षा में इस संदर्भ में उसे क्या निर्देशात्मक समायोजन करने चाहिए। ये है विविध प्रकार के दर्शनात्मक प्रस्तुतिकरण देकर उसे समझाना चाहिए। जी नहीं, जब बच्चे को देखने में समस्या है तो उसे आप विजुअल चीज़ कैसे दिखा सकते हैं, यानी कि उसके सामने ऐसी चीज़ों का आप प्रयोग कर रहे हैं जो केवल वो देख कर ही समझ सकता है, ये तो गलत होगा। दूसरा है मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध करा के, ये भी गलत होगा। केवल आप उसे ऐसी पुस्तकें उपलब्ध करवा देंगे जिसमें सब कुछ टाइप किया हुआ है, उसकी जानकारी दी हुई है, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा है त्रिविमी नक्शे और चार्ट जैसे स्पर्शिक संसाधनों का प्रावधान करके। जी हाँ, ये सही है। त्रिविमी मतलब 3 डायमेंशनल चार्ट, यानी कि ऐसा चार्ट जिसमें सब कुछ उभरा हुआ है, जिसे बच्चा टच करके फील कर सकता है, जिसे बच्चा छू कर उसे अनुभव कर सकता है। स्पर्शिक संसाधन मतलब ऐसे संसाधन जिसे बच्चा छू कर भी उसे समझ सकता है। फिर चौथा है छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट प्रदान करके। जी नहीं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती है। यह निम्न में से किसका प्रतीक है। मानसिक क्षति, कम बोधगम्यता, अभिसारी सोच या अपसारी सोच। तो क्या अगर वह मानसिक रूप से कमजोर है, मानसिक रूप से क्षति है, तो वह किसी भी समस्या को सुलझा सकती है। जी नहीं। कम बोधगम्यता, अगर उसे कम ज्ञान है तब भी वो सुलझा सकती है। जी नहीं। अभिसारी सोच, यानी कि अभिसारी सोच का मतलब कि जब बच्चा एक ही जगह केवल सेंटर होके सोच सके ना, यानी कि उसकी सोच क्या हो, बहुत ही संकुचित हो, तो क्या वो अलग अलग समस्याओं को सुलझा सकता है। जी नहीं। तो यहाँ पर बच्चा का सोच कैसा होगा, अब सारी सोच होगा, तभी वह किसी भी समस्या को विभिन्न तरीकों से सोचकर सुलझा सकती है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है और बी और डी के अक्षरों में अक्सर भ्रमित होता है, यह किसके प्राथमिक लक्षण हैं। तो आपने तारे जमीन के पिक्चर देखेंगे, उसमें भी जो छोटा बच्चा होता है उसे भी यही वाली बीमारी हुई रहती है। वो भी हमेशा किसी चीज को उल्टा लिखता था, जैसे 61 के स्थान पर 16, या फिर सा को क्या लिख दिया, वाज लिख दिया, यानी कि आगे के अक्षरों को पीछे। तो यह किसके अंतर्गत आता है, यह आपके पठन वैकल्प के अंतर्गत आता है, या इसी को इंग्लिश में डिसलेक्सिया कहते हैं। यह पठन विकार के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगर यहीं पर यह भी क्वेश्चन बन सकता था कि राजू 61 के स्थान पर 16 पढ़ता है और बी को डी पढ़ता है, तो वह किसका लक्षण है, तो वह भी आपके पठन वैकल्प यानी कि डिसलेक्सिया की ही बीमारी है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकती है। व्यक्ति लक्ष्यों का निर्धारण, प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति, सहयोगात्मक अधिगम या मानकीकृत निर्देश। व्यक्ति लक्ष्यों का निर्धारण सही है। जब इंडिविजुअल बच्चे हैं, ठीक है, मान लीजिए कुछ बच्चों का पढ़ाई में रुचि है, कुछ का खेल में रुचि है, ठीक है, और उनके लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अगर उनका उस फील्ड में इंटरेस्ट जगाकर ध्यान दिया जाए तो वो बच्चे बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। तो व्यक्ति लक्ष्यों का निर्धारण सही है। प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति, यानी कि बच्चों के अंदर कंपटीशन की भावना जगानी चाहिए एक दूसरे से। जी नहीं, ये गलत जवाब है। उनके बीच में बल्कि कोऑपरेटिव लर्निंग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, सहयोगात्मक अधिगम, यानी कि बच्चों का एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना रखते हुए अधिगम करानी चाहिए। ये सही है। चौथा है मानकीकृत निर्देश। जी नहीं,
यानी क्लास में अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं तो उनके जो निर्देश भी हैं वो अलग अलग प्रकार के होने चाहिए, उनके इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए। तो हमारा पहला और तीसरा सही है, यानी कि पहला तीसरा ऑप्शन किस में है, तीसरे वाले में, ये वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार समझा जाता है? निष्क्रिय प्राणी के रूप में जी नहीं, संरचनावादी क्लास में बच्चा हमेशा एक्टिव होता है, सक्रिय होता है। छोटे वयस्कों के रूप में जी नहीं, दुष्ट जीव के रूप में ऐसी भाषा का प्रयोग तो बच्चों के लिए करना ही नहीं है। अपने पर्यावरण को समझने की उत्सुकता के लिए हुए, जी हाँ, ये सही जवाब है। बच्चे बचपन से ही जिज्ञासु होते हैं, वो अपने आसपास के सभी वस्तुओं के बारे में, जो कुछ भी घटना घटित होती है उसके बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड होते हैं, जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। तो अपने पर्यावरण को समझने की उत्सुकता के लिए भी यह ऑप्शन सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बच्चों की असफलता का गुणारोपण हमेशा उनके आनुवंशिक दोषों को किया जा सकता है, जी नहीं। केवल आनुवंशिक दोष नहीं बल्कि इन्वायरमेंट का दोष भी होता है कि स्कूल में किस प्रकार की पढ़ाई होती है, वहाँ का माहौल कैसा है। बच्चों की असफलता का कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखा करना है, जी हाँ, एकदम सही बात है। अगर व्यवस्था यानी कि बच्चा जहाँ पर भी पढ़ रहा है वहाँ के टीचर्स, वहाँ का जो सिस्टम है, वहाँ की पूरी व्यवस्था जो है, अगर वह बच्चे के व्यक्तिगत जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उसका स्टडी नहीं करवाता है तो बच्चा असफल होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही होगा। वे बालक जो कभी स्कूल नहीं गए, अपने बच्चों की शिक्षा में रुचि नहीं रखते हैं, एकदम गलत जवाब है। जो मजदूर के बेटे हैं वो भी पढ़ लिख कर IAS ऑफिसर बन रहे हैं, खून पसीना एक कर देते हैं। जो माँ बाप पढ़े नहीं लिखे हैं वो भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो ये ऑप्शन तो गलत है। हाशिए पर रहने वाले समुदाय के बच्चे अकादमिक सफलता प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, जी नहीं, गलत जवाब है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। एक शिक्षिका अपने प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है, यानी कि मीनिंगफुल लर्निंग को कैसे बढ़ावा दे सकती है? वेधन तथा अभ्यास द्वारा, यानी कि केवल और केवल रिपीट करके किसी चीज़ को खाली प्रैक्टिस के द्वारा, जी नहीं। प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, केवल कंपटीशन करवा के नहीं। विषय वस्तु का विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके, जी हाँ। हमारा एनसीएफ यही कहता है कि बच्चों को जो कुछ भी पढ़ाया जाए उनके दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं को संबंधित करके उसे पढ़ाया जाए। इससे क्या होगा, बच्चा उस चीज़ को काफ़ी लंबे समय तक याद रखेगा और उसका उस चीज़ को पढ़ने में इंटरेस्ट बना रहेगा। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के संप्रत्यों के साथ संबंध बनाती है। इस प्रकार का शिक्षा शास्त्र अधिगम के स्थानांतरण और अंतः विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देगा या ज्ञान के अर्जन में रुकावट उत्पन्न करेगा? अधिगम की रुकावट उत्पन्न करेगा, क्योंकि यह छात्रों के बोझ को बढ़ाएगा, या छात्रों में भ्रांतियां को बढ़ावा देगा? तो ये तीनों ही ऑप्शन गलत है। यह अधिगम के स्थानांतरण और अंतः विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। ये जानकारियां किस स्मृति में संगठित होती हैं? यानी कि ये जो जानकारियां नीचे दी गई हैं ये बालक के किस मेमोरी में संगठित होती है? बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया, धुले कपड़ों को तह करने की प्रक्रिया, या 7 वर्ष की उम्र में एक पेड़ पर चढ़ने का अनुभव? अल्प अवधि स्मृति, दीर्घ अवधि स्मृति, या संवेदिक या कार्यकारी? तो यह बच्चे के दीर्घ अवधि स्मृति में संगठित होगा, क्योंकि जो बच्चा बाइक की सवारी एक बार करता है या फिर धुले कपड़ों की तह करने की प्रक्रिया जानता है या 7 वर्ष की उम्र में ही एक पेड़ पर चढ़ता है, तो ये सब सारी चीज़ें उसके माइंड में काफ़ी लंबे समय तक याद रहती हैं। फिर से उसे देखेगा तो उसे सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, तो यह उसके दीर्घ अवधि स्मृति में संगठित होती हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं है? यह कक्षा में छात्रों के ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करता है, जी नहीं। जहाँ पर ग्रेड और लेवल की बात की जाए वो ऑप्शन सही नहीं होता है।
शिक्षक को छात्रों की अवधारणात्मक समझ से अवगत कराता है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि की समझ सार्थक है, क्योंकि यह अधिगम प्रक्रिया का सहज हिस्सा है। यह चौथा, यह बच्चों की सोच में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं है? सही नहीं है, यानी कि ये देखिए, ध्यान रखिएगा, ये भी आपका सही है। शिक्षक को छात्रों की अवधारणात्मक समझ से अवगत कराता है, ये भी सही है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि की समझ सार्थक है, क्योंकि यह अधिगम प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है। और यह भी सही है कि यह बच्चों की सोच में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही नहीं होगा? ये तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनंददायक व संतोषजनक है? आंतरिक प्रेरणा, गुण विषयक प्रेरणा, बाह्य प्रेरणा या फिर स्थिति विषयक प्रेरणा? तो इसका सही जवाब होगा आंतरिक प्रेरणा। क्यों? क्योंकि जैसे हमें जो चीज़ें पसंद होती हैं, अगर मान लीजिए हमें नॉवेल पढ़ना पसंद है तो उसे हम पढ़ते हैं, उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है कि हाँ हमें कोई पुरस्कार देगा या फिर उसके लिए कोई रिवार्ड दिया जाएगा या फिर उसके लिए कोई नंबर मिलेगा, लेकिन हमें अपने अंदर से खुशी होती है उस चीज़ को पढ़ने में, इसलिए हम पढ़ते हैं। तो वो हमारा क्या होगा? इंटरनल मोटिवेशनल, यानी कि आंतरिक प्रेरणा के अंतर्गत आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। शिक्षिका की अपने विद्यार्थियों से अपेक्षाएं क्या करती हैं? उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। जी हाँ, एकदम सही बात है। जब टीचर बच्चों से कोई सी चीज़ को लेकर एक्सपेक्टेशन रहती है तो बच्चों के ऊपर इसका एक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। दूसरा है, इसका विद्यार्थियों के अधिगम से कोई सहसंबंध नहीं है। जी गलत जवाब है, संबंध होता है। विद्यार्थियों के अधिगम और उनकी स्वयं की क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती, प्रभाव डालती है। बच्चों के अधिगम के लिए एकमात्र निर्धारक है। जी नहीं, ये भी गलत जवाब है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जा सकता है? शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर। जी हाँ, ये तो सही बात है। अगर शिक्षार्थी के उनके निष्पादन के लिए समय समय पर फीडबैक दिया जाए तो इसका एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। दूसरा है, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने से हतोत्साहित करके। जी नहीं, ये नेगेटिव है। प्रश्न पूछने के लिए बच्चों को इनकरेज, प्रोत्साहित करना चाहिए और उन्हें एक्टिव करना चाहिए, न कि निष्क्रिय करना चाहिए। बारंबार परीक्षा लेकर और शिक्षार्थियों को बीच बीच में भय की अवस्था में रखना। जी नहीं, ये तो एकदम गलत बात है। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित करके। जी नहीं, बच्चों के बीच में कंपटीशन नहीं करवाना है, बल्कि उनके बीच में सहयोगात्मक की भावना डालनी है, कोऑपरेटिव। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तुओं में कटौती। जी नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलेपन में वृद्धि। हाँ, ये तो सही बात है। रटंत अधिगम को महत्व देना। जी नहीं, कोई भी नीति रटंत विद्या को इम्पोर्टेंस नहीं देता है, विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देता है। जी हाँ, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 और 4 सही होगा। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 2 और 4 किस में है? ऑप्शन नंबर 1 में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।